सोनू अपने कमरे में खेल रहा होता है। तभी खेलते खेलते सोनू को चोट लग जाती है और वो रोने लगता है। मम्मी मुझे चोट लग गई, जल्दी आओ, कहाँ हो तुम? अपने बेटे की रोने की आवाज सुनकर सुजाता कमरे में जाती है और अपने बेटे को चुप करवाती है। चुप हो जा बेटा, ऐसे रोते नहीं। खेल खेल में थोड़ी बहुत चोट तो लगती ही रहती है, इसमें इतना उदास होने वाली कोई भी बात नहीं है। वैसे तो तू मेरा बहादुर बेटा है ना, ऐसे रोना अच्छी बात नहीं होती। बहादुर लोगों के ऊपर रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी ये कमरा कितना छोटा है, इस कमरे में तो ठीक से खेल भी नहीं पाता। बेटा, कमरा छोटा होना एक बहाना है, हमें हर चीज सावधानी से करनी चाहिए। अगर तूने ध्यान दिया होता तो शायद तुझे चोट बिल्कुल भी नहीं लगती। मम्मी ना तो तुम मुझे घर से बाहर खेलने देती हो और ना ही हमारे घर में इतनी बड़ी जगह है कि मैं कहीं ढंग से खेल पाऊँ। तो अब तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है मेरे लाल, तू शांत हो जा। मैं तेरी दादी और तेरे बाबा से इस बारे में बात करूंगी। सुजाता की शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहाँ रसोई 2 कमरों जितनी बड़ी थी और उस घर के कमरे इतने छोटे थे कि एक इंसान अकेले उस कमरे में गुजारा भी मुश्किल से कर पाता था। बेचारी परेशान होकर अपनी सास दामिनी के पास जाती है और कहती है, अम्मा जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल, क्या बात है? बड़ी परेशान नजर आ रही है, सब ठीक तो है ना? अम्मा जी, आप तो जानते हो कि अब सोनू भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और मेरी शादी को भी काफी टाइम हो चुका है। क्यों ना एक बार उनसे बात करके घर बनवाने के बारे में सोचे, क्योंकि यहाँ इतने छोटे छोटे कमरे हैं कि इन छोटे छोटे कमरों में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, हमारे घर के बारे में कुछ भी बोलने से पहले अपने पिताजी के घर को याद कर ले महारानी। वहाँ तो जमीन पर फर्श भी नहीं था, मिट्टी का घर था पूरा, और हम तुझे मिट्टी के घर से उठाकर ईंट पत्थर के मकान में लेकर आए हैं और आज तू हमारे घर के कमरों को छोटा बता रही है। अम्मा जी, माना कि मेरे पिताजी का घर मिट्टी का था, लेकिन उस मिट्टी के घर में इतनी जगह थी, वहाँ हमें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होती थी। खुलकर बैठना, खुलकर सोना, सब कुछ आराम से था वहाँ पर। हाँ तो एक काम कर, अपना बैग पैक कर और अपने बाप के घर पर ही चली जा। दामिनी की बेरुखी भरी बातें सुनकर सुजाता को बहुत बुरा लगता है, इसलिए बेचारी चुपचाप अपने कामकाज में लग जाती है। और जब शाम को सुजाता का पति मोहन आता है तो सुजाता अपने पति से इस बारे में बात करते हुए कहती है, सुनिए ना, आपको पता है आज सोनू को खेलते खेलते चोट लग गई। वो रोते रोते कह रहा था कि हमारा घर बहुत छोटा है, छोटे छोटे कमरे हैं, इन छोटे कमरों में वो ठीक से खेल भी नहीं पाता। सोनू भी ना? बच्चा कह भी तो ठीक रहा है ना जी, मैं उसे घर से बाहर जाने नहीं देती। वो घर के अंदर ठीक से खेल नहीं पाता और अभी तो उसकी खेलने कूदने की उम्र है। अगर वो ठीक से नहीं खेलेगा तो कैसे चलेगा? हाँ तो तुम साफ साफ बोलो ना कि तुम क्या चाहती हो। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अब सोनू भी बड़ा हो रहा है, हम तीनों एक ही कमरे में जैसे तैसे सोते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सोच रही थी कि अब हमें अपने घर को फिर से बनवा लेना चाहिए, क्योंकि कल को अगर देवर जी की शादी होगी तो उनकी पत्नी को भी इस छोटे से कमरे में गुजारा करना भारी पड़ेगा। वैसे तुम ठीक कह रही हो, अभी काफी टाइम से इस बारे में सोच रहा था। सुजाता और मोहन इस बारे में बात कर रहे थे, तभी दामिनी वहाँ आती है और वो उनकी बातें सुन लेती है। और ये सब सुनकर दामिनी को गुस्सा आता है। अच्छा जी, तो अब मेरे कान भरने के बाद मेरे बेटे के कान भरने आ गई तू। तुझे क्या लगता है तू मोहन को अपने झांसे में ले लेगी? मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले सुजाता बहू, हम लोग काफी सालों से इस घर में और इस छोटे से कमरे में गुजारा करते आ रहे हैं, इसलिए तू इस घर को या इस घर के कमरों को बड़ा बनाने के बारे में सोचना भी बंद कर दे। इसी तरह से कुछ दिनों बाद घर पर दामिनी की 2 छोटी बहनें सुषमा और बबीता आ जाती हैं। अपनी बहनों को देखकर दामिनी बहुत खुश होती है। अरे आ गई मेरी दोनों छोटी बहनें, तुम्हें पता है तुम दोनों को यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ। काफी समय हो गया था हम तीनों को मिले हुए, आज अपनी आंखों के सामने तुम्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अरे दीदी रोना बंद करो, और हाँ इस बार हम दोनों 2 दिन के लिए आए हैं, आपके घर पर रुकेंगे। हम तीनों साथ में बहुत सारी बातें करेंगे और खूब घूमेंगे फिरेंगे भी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो कहती हूँ कि 2 दिन क्या, तुम 2 हफ्ते तक यहीं रुको ताकि मेरा भी मन लग जाए। अरे नहीं नहीं बहन, ये कैसी बात कर रही है तू? तू तो जानती है कि जैसे तुम्हारी एक बहू है वैसे ही हम दोनों की भी भगवान की कृपा से एक एक बहू है। वो दोनों कितनी नकचड़ी हैं, पूछो मत। एक तो घर का काम उनसे होता नहीं, बस सारा दिन घर में कलेश करती हैं,
बस इसी चक्कर में हम दोनों यहाँ पर 2 दिन के लिए आए हैं। पूरे घर में सिर्फ 3 ही कमरे थे, वो भी बहुत छोटे छोटे। पहला कमरा दामिनी और दूसरा कमरा सुजाता का और तीसरा कमरा सुजाता के देवर यानी विनोद का। अब दामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दोनों बहनें 2 दिन के लिए कहाँ ठहरेंगी। तभी दामिनी रसोई में जाती है और सुजाता से कहती है, सुजाता बहू, अब 2 दिन के लिए रसोई को अपना कमरा समझ ले तू, क्योंकि तेरी सुषमा मौसी और बबीता मौसी 2 दिन के लिए यहीं रहेंगी, तो अब 2 दिन के लिए उनको सोने के लिए कमरा तो चाहिए होगा ना। इसलिए मैं चाहती हूँ वो दोनों तेरे कमरे में रुके, और अगर वो दोनों तेरे कमरे में रहेंगी तो तू सोनू को लेकर रसोई में सो जाना। और अम्मा जी, सोनू के पापा कहाँ सोएंगे? अरे मेरे बेटे मोहन की चिंता तू मत कर, मेरा बेटा छत पर सो जाएगा। ऐसा कहकर दामिनी वहाँ से चली जाती है और बेचारी सुजाता चुपचाप अपने काम में लग जाती है। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन बेचारी सुजाता अपने बेटे सोनू को लेकर रसोई में सो जाती है और मोहन छत पर सोने चला जाता है। तो वहीं सुषमा और बबीता भी सुजाता के कमरे में सोने जाती हैं। वो दोनों आपस में बात करते हुए कहती हैं, वैसे एक बात तो है बबीता, दामिनी दीदी की बहू सुजाता बहुत सहनशील है। उसने हमको अपना ये कमरा सोने के लिए दे दिया, वो भी 2 दिन के लिए, और खुद रसोई में सो गई। अगर सुजाता की जगह मेरी बहू होती तो वो सांड की तरह खुद अपने कमरे में पड़ी रहती, चाहे मैं कितना भी क्यों ना बोलूं। वो रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करवा देती, लेकिन कभी भी अपना कमरा नहीं देती। हाँ बबीता, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। आज के जमाने में ऐसी बहू कहाँ मिलती है, लेकिन फिर भी दीदी को अपनी बहू की कोई परवाह नहीं। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। दोनों बहनें अपनी बहन दामिनी के घर से विदा लेती हैं और विदा लेते वक्त वो सोनू को कुछ पैसे देती हुई कहती हैं, ये ले सोनू, चीज खा लेना। अरे सुषमा, ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे दीदी, बच्चा है सोनू। और दीदी एक बात कहूँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सहनशील है, बहुत अच्छे तरीके से पूरे घर को संभाल रखा है। हाँ हाँ, अब बस भी करो तुम दोनों, किसकी तारीफ करने बैठ गई हो? अरे दीदी, तारीफ के लायक है आपकी बहू। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद सुजाता अपने बाकी के कामों में लग जाती है। सारा दिन घर का काम करते करते सुजाता बहुत थक जाती है, साथ ही उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। उसका पूरा शरीर बुखार से तड़प रहा होता है। हे भगवान, अचानक से इतना तेज बुखार कैसे हो गया मुझे? मेरा पूरा शरीर टूट रहा है दर्द से। तभी मोहन वहाँ आ जाता है। मोहन सुजाता को पास के क्लिनिक ले जाता है, जहाँ डॉक्टर सुजाता का बुखार चेक करके उसे कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। दवाइयाँ लेकर मोहन और सुजाता दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सुजाता अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर मोहन अपनी माँ दामिनी के पास जाकर कहता है, माँ, आज सुजाता की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज रात का खाना आप बना लो। वो कल से बना लेगी खाना। आ गया जोरू का गुलाम। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, खाना तो वही बनाएगी, क्योंकि मुझे नहीं आता है घर का काम। इस उम्र में मुझसे नहीं होगा। सुजाता दामिनी की बातें सुन लेती है, इसीलिए वो बेचारी बुखार में तड़पते हुए रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। ये सब देखकर मोहन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए मोहन रसोई में जाता है और सुजाता की मदद करने लगता है। ये देखकर दामिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दामिनी मार्केट से सब्जियां लेकर आ रही थी, तभी उसका पैर मुड़ जाता है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पैर में? अरे किसकी नजर लग गई है मुझे? हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरा पैर, कोई मेरी मदद करो। जैसे तैसे दामिनी घर आ जाती है। घर आते ही दामिनी सुजाता को अपने पैर की मोच दिखाती है, जिसके बाद सुजाता रसोई में जाती है और गर्म पानी लेकर आती है और सास के पैर की सिकाई करने लगती है। सच कहा था मेरी बहनों ने, मेरी बहू सच में अच्छी है। मैं इसे इतने कड़वे शब्द सुनाती हूँ, ये मेरी कितनी देखभाल कर रही है। मैंने तो इसे बुखार में भी काम करने को कहा था। इसी तरह से कई दिनों तक लगातार सुजाता रोज गर्म पानी से अपनी सास के पैर की सिकाई करती और सास का हाथ पकड़कर उसे चलाया फिराया करती। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुजाता अपनी सास का ख्याल रख रही थी, जिससे सास को मन ही मन अपने किए का पछतावा होने लगता है और वो अपनी बहू से कहती है, बहू, तू सच में शायद बहुत अच्छी है और मेरा नजरिया गलत था, जो मैं तुझे हमेशा बुरा बोलती रही। मुझे माफ कर दो, ये ठीक है। मैं कुछ महीनों में घर बनवाने के लिए मजदूर लगा दूंगी, ताकि हमारा घर बड़ा और सुंदर हो जाए। सुजाता ने अपने प्यार से अपनी कठोर सास का दिल जीत लिया
इसलिए सास भी बहू की बात मानकर घर बनवाने को रेडी हो गई। कुछ ही महीनों बाद सुजाता घर बनाने के लिए मजदूर वगैरह ले आती है और लगभग 9 महीने बाद सुजाता का घर बहुत सुंदर तैयार हो जाता है। जूही काफी शांत स्वभाव की थी। वो अक्सर ही सभी की गलतियों को नजरअंदाज कर देती थी। ऐसे ही एक दिन जूही घर में काम कर रही होती है। तभी जूही की सास शांति गंदे पैर लेकर अपनी सहेली विमला के साथ घर में आती है और घर गंदा हो जाता है, जिसे देखकर विमला कहती है, अरे शांति, तुझे पता था क्या तेरी बहू घर पे काम कर रही है? तो तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हम लोग बाद में ही आ जाते। ऐसे ही गंदे पैर लेके तेरे घर में नहीं आ सकते हैं। देख, बेचारी पोछा लगा रही थी और हमने देख गंदा ही कर दिया। बहू माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था तू घर की साफ सफाई कर रही है। अरे आंटी जी कोई बात नहीं, अब आप लोग आ गए हो तो कुछ किया थोड़ी जा सकता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं दोबारा से पोछा लगा लूंगी। देख लिया, मेरी बहू गाय है गाय, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही करती है जो मैं कहती हूँ। वैसे भी बहू काम ही करती रहती है पूरे टाइम। एक काम को दोबारा भी कर लेगी तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी उसे। अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है शांति? घर के काम क्या आसान होते हैं? जब तक तेरी बहू नहीं आई थी, जब तो तू 2-3 बजे तक सफाई ही करती रहती थी, थक तो जाती ही थी ना। और जब से तेरी बहू आ गई है तो घर का काम छूती तक नहीं है। ये तो गलत बात है ना शांति? अरे इसमें मैं गलत कहाँ हूँ? मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं है काम करने से, तो मैं गलत कहाँ से हूँ? अगर उसे कुछ परेशानी भी होती तो वो मुझे खुद आके बोल देती। कई बार बहुएं इसलिए भी शांत रह जाती हैं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। भगवान ने तुझे वाकई बहुत अच्छी बहू दी है। हमेशा सब समझती है, घर के बारे में सोचती है, तेरे बारे में सोचती है। लेकिन ये भी तब तक ही चलेगा जब तक परिवार एक दूसरे के बारे में सोचे। मेरी बहू वैसी नहीं है। मेरी बहू पहले घर परिवार के बारे में सोचती है। और तू यहाँ पर खड़ी क्यों है? तू यहाँ पर खड़ी होकर ना मेरी बहू के कान मत भर। वैसे भी मेरी बहू ऐसी नहीं है। चल बहू तू जा, घर के काम कर ले। शांति हमेशा ही ऐसा करती थी। वो कभी भी अपनी बहू की तारीफ नहीं करती थी। हमेशा ही वो अपनी बहू को दबाती रहती थी। कुछ दिनों बाद जूही तैयार हो रही होती है। तभी शांति उसे तैयार देखकर उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे बहू, इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? और तू कहीं जा भी रही है? तूने तो मुझे नहीं बताया। अरे माँ जी, आज आकाश ने मुझे कहा था कि आज हम दोनों बाहर खाना खाने जाएंगे। वो क्या है ना, काफी दिनों से हम कहीं बाहर भी नहीं गए थे, तो इसलिए बस मैं जा रही हूँ। वो मुझे रास्ते में ही मिल जाएंगे। तू इतनी बन ठन के तैयार होके निकल रही है, और मेरा क्या? मैं क्या घर पे बैठ के क्या भजन करूँगी? जब से तू आई है ना, तब से मेरा बेटा ना मेरा नहीं रहा है। उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और तुम दोनों बाहर जाके डिनर करोगे तो तुम मन ही मन बहुत खुश हो रही होगी, है ना? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैंने पहले आकाश को यही कहा था कि माँ जी को लेकर चलते हैं, लेकिन उन्होंने ही कहा कि माँ जी के साथ हम फिर कभी चल लेंगे। आज हम अकेले चलते हैं माँ जी, हम बस 1 घंटे में आ जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तू रहने दे बहू, मेरा बेटा ऐसा नहीं सोच सकता। अपनी माँ को घर पे अकेला छोड़कर वो कभी नहीं जा सकता। और वो भी तेरे साथ बाहर जा रहा है। तूने ही पक्का उसके कान भरे होंगे, और तूने पक्का यही बोला होगा कि सासू माँ को तो नहीं लेके जाते, हम दोनों आधी आधी रात बाहर घूमते रहते हैं। माँ जी सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। मैं क्यों भला ऐसा चाहूँगी? अच्छा ऐसी बात है। चल ठीक है बहू, तू चाहती है ना कि मैं खुश रहूं, तो आकाश को फोन करके कह कि मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ बाहर। लेकिन माँ जी। लेकिन क्या? आ गई ना असलियत सामने। मुझे समझ आ गया कि तू ढोंग कर रही थी ताकि तू सबकी नजर में अच्छी बन जाए और मैं बुरी। माँ जी, अगर आपको इसमें ही खुशी मिलेगी तो ठीक है, मैं अभी बोल देती हूँ आकाश को। आकाश को काफी बुरा लगता है जब जूही को मना करती हैं। जूही सच में नहीं बताती कि वो आखिर किस वजह से नहीं आई। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। शांति की वजह से उसके बेटे की शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही होती है। इस बात से शांति को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिनों बाद शांति जब आकाश के कान भर रही होती है। तू देख रहा है ना आकाश, तेरी पत्नी घर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। माँ, आप ये क्या बातें कर रही हैं? वो हमारे घर के लिए कितना कुछ करती है, कितना सोचती है, उसके बाद भी आप ऐसा कह रही हैं।
ये क्या गलती कर दी उसने जो आप ये सब बोले जा रही हो? क्या परेशानी क्या है आपको? बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। अगर वो कुछ गलत करती है तो मैं तुझे ही बोलती हूँ, और तू कुछ गलत करता है तो मैं उसे बोलती हूँ। अगर बेटा तू यही चाहता है ना, चल ठीक है, मैं अपना मुंह बंद करके ना एक कोने में पड़ी रहूंगी। जैसा तू चाहता है ना वैसे ही होगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। माँ, आप ना बहुत ज्यादा सोचती हो। चलो कोई बात नहीं, अगर आप चाहती हो ना कि मैं जूही से एक बार बात करूँ तो ठीक है, मैं बात करता हूँ। जूही सारी बातें सुन लेती है। जूही को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाकर खुद से बात करते हुए कहती है, माँ जी का अब बहुत हो गया है। मैं माँ जी की इज्जत करती हूँ, उन्हें कभी कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन माँ जी का अब बहुत हो गया है। वो खुद को समझती क्या है, मेरे बारे में भड़का रही है आकाश जी को। कोई बात नहीं, अब इन्होंने ले लिया है अपनी बहू से पंगा। अब माँ जी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो अब आगे से कभी भी बहू से तो क्या किसी से भी पंगा नहीं ले पाएगी। जूही अभी तक तो कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे ही आकाश आता है तो जूही अपने पति से बोलती है, आकाश, वो मैं क्या सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए हम शहर से बाहर घूमने चले। वो जो तुम्हें ऑफिस की तरफ से ट्रिप मिल रही थी, चले हम। लेकिन तुमने तो मना कर दिया था, फिर अचानक से क्या हो गया? हाँ, तो अब मैं ही कह रही हूँ, तुम सही कह रहे थे। इसी बहाने हमें कुछ समय भी मिलेगा। अब वापस आते टाइम तुम यहाँ आ जाना और मैं अपने मायके चली जाऊंगी। माँ की तबीयत खराब है तो कुछ दिन माँ के साथ रह लूंगी, माँ को भी अच्छा लगेगा ना। जूही और आकाश दोनों ही कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। शांति अब कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि अब उसने अपनी बहू से पंगा ले लिया था। वो घर में अकेले ही रह रही थी और वो कुछ कह भी नहीं पाती थी। कुछ दिनों बाद आकाश आता है, लेकिन आकाश के साथ उसकी बहू जूही नहीं आती है, जिसे देखकर शांति बोलती है, बेटा, बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बाहर गई है क्या बहू? नहीं माँ, जूही वहीं से ना अपने मायके चली गई। वो क्या है ना, उसकी माँ की तबीयत खराब है तो वो देखने गई है, कुछ दिन वहीं रहेगी। जूही अब अपनी माँ के घर आराम से रहती है और यहाँ पे शांति के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। धीरे धीरे महीना निकल रहा होता है, लेकिन जूही वापस नहीं आती है। शांति फोन करके कई बार अपनी बहू को वापस बुलाती है, लेकिन जूही भी अब साफ साफ कह देती है कि उसने अपनी बहू से पंगा लेके अच्छा नहीं किया है। 2 महीने बाद जब शांति की हालत खराब हो जाती है तो वो खुद ही अपनी बहू के मायके जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, बहुत हो गया, तू बहुत दिन रह ली अपने मायके में, अब चल वापस चल। अब मैं तेरे से कोई पंगा नहीं लूंगी। तेरी चुप्पी का मैंने गलत फायदा उठाया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि अब आप लाइन पर ही रहेंगी या आपकी गाड़ी मेरे वापस घर आते ही पटरी से उतर जाएगी? नहीं नहीं बहू, अब ऐसा कभी नहीं होगा। शांति को अपनी बहू से पंगा बहुत भारी पड़ता है, जिसके बाद शांति वाकई में किसी से पंगा नहीं लेती है। कहने को तो गीता के ससुराल वाले शहर में रहते थे, लेकिन उनके ससुर की सोच आज भी पुराने जमाने वाले जैसी ही थी। शहर में रहने के बाद भी उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आता है। और एक दिन सुबह के समय गीता सबके लिए नाश्ता लगाती है और बड़े प्यार से सभी नाश्ता कर रहे होते हैं। गीता की सास पार्वती उसके खाने की बहुत तारीफ करती है। तभी केशव उसे बीच में टोक देता है और बोलता है, अरे तुम लोग बेवजह कब से खाने की तारीफ किए जा रहे हो? ये भी कोई खाना है? ना कोई लस्सी है, ना कोई छाछ है, और सब्जी देखो, ना इसमें नमक का पता और ना मिर्ची का, और रोटी जली हुई है। आपको हर चीज में मुंह बनाना जरूरी है क्या? कभी आप सीधे मुंह नहीं बोल सकते क्या कोई चीज? इस घर के सारे काम ही ऐसे होते हैं जिसे देखकर मेरा मुंह बन जाता है। क्या करूं मैं? अब खाना आगे रखा है, खा लीजिए, इतना भी बुरा नहीं है। मुझे नहीं खाना कुछ। जैसे तुम खुद थी वैसे तुम्हारी बहू भी है। ना ही तुम्हारे में अकल थी और ना ही तुम्हारी बहू में अकल है। तुम बताओ बहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ अच्छा बनाना सिखाया भी है या नहीं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं बहू से? अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं उसे घर में आए हुए। अगर अभी कुछ नहीं बोलूंगा तो आगे चलकर और परेशानी होगी। नहीं खाना मुझे कुछ भी, हटाओ इसे। केशव गुस्से में सारा खाना गिराकर वहाँ से चला जाता है और ये बात गीता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो वहीं पर रोने लगती है। तभी पार्वती उसे समझाती है, बहू, अब तू क्यों रोने लग गई? तू तो अपने ससुर जी की आदत जानती है ना, उन्हें तो हर बात पर मुंह फुलाने की आदत है। उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। माँ जी, लेकिन ससुर जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसा खाना फेंक कर नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने मेरे माँ बाप की बेइज्जती करी है। बहू, तू ये सब आज देख रही है, मैं तो बहुत सालों से देख रही हूँ। धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी।
तू अभी इस घर में नहीं आई है, इसलिए तुझे अजीब लग रहा है। अब तू इसके बारे में ज्यादा सोच मत और जाकर अपने कमरे में आराम कर। माँ जी ये सही नहीं है, हमें ससुर जी से बात करनी चाहिए। पार्वती अपनी बहू की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गीता को इस बात का बहुत दुख होता है और शाम को उसका पति राहुल जब ऑफिस से घर आता है तो वो अपने पति से बोलती है, राहुल जी, ससुर जी की सोच ना बहुत खराब है। पहले खुद ही गलती करते हैं, उसके बाद खाना फेंक कर चले जाते हैं। उनकी वजह से किसी ने खाना खाया ही नहीं। आपको उनसे बात करनी चाहिए। गीता देखो, तुम इस घर में अभी अभी आई हो, इसलिए ना तुम्हें ये सब बहुत अजीब और ना बहुत बेतुका लगता होगा, लेकिन हमारे घर में ना ऐसा चलता है। एक काम करना, कल से ना तुम अच्छा खाना बनाने की कोशिश करना, हो सकता है पापा का मुंह ना बने। ये क्या बात हुई? अगर सच में खाना अच्छा नहीं था तो माँ जी ने क्यों नहीं बुराई करी खाने की? सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती है गीता। देखे राहुल जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं जल्दी ही इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी यहाँ से। केशव के गुस्से और मुंह फुलाने वाली आदत को सभी अच्छे से जानते थे। सभी केशव से बहुत डरते थे, इसलिए किसी की भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। दिन बीतते हैं और एक दिन केशव अपने कुछ दोस्तों के साथ घर पर आता है। गीता उन सभी के लिए घूंघट लेकर चाय लेकर जाती है, लेकिन जैसे वो चाय की ट्रे रखती है उसके सर से घूंघट गिर जाता है। फिर भी उसके दोस्त गीता की तारीफ करते हुए बोलते हैं, वैसे कुछ भी कहो केशव, लेकिन तुम्हारी बहू बहुत संस्कारी है, वरना आज के टाइम में सोसाइटी के लोग किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पूछते हैं। संस्कार, वो भी इसके अंदर? तुझे कहाँ से लग रहा है कि इसके अंदर कोई संस्कार भी होंगे? इसके माँ बाप ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया है, कोई संस्कार नहीं है इसमें। अगर संस्कार इसमें होते तो इसके सर से पल्लू नहीं गिरता। केशव, तेरा हर बात पे मुंह क्यों बन जाता है? बेचारी चाय लेकर आ रही थी, अगर पल्लू गिर गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम लोग मेरे ही दोस्त होकर मुझे ही बोल रहे हो? अरे कम से कम तुम लोग तो मेरा साथ देते। बात दोस्ती की नहीं है, बात सही और गलत की है। तेरी बहू हमें अच्छी लगी तो हमने उसकी तारीफ कर दी, लेकिन तुझे हर बात पे मुंह बनाना आता है। बहू तुम अंदर जाओ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गीता के लिए दिन पर दिन अपने ससुर का बर्ताव सहना मुश्किल होता जा रहा था। देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी केशव के खिलाफ नहीं बोलता, जिसके चलते वो भी चुप रहना सीख लेती है। कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जल्दी से ये बात अपने पति और सास को बताती है और ये सोचकर खुश होती है कि शायद उसके बच्चे के आने की खबर सुनकर उसके ससुर के बर्ताव में कोई सुधार आए। तभी उसका पति राहुल बोलता है, गीता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आज तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी है। मुझे मुझे अपने बच्चे के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा अब। हाँ बहू, अब तुझे अपना पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तू किसी चीज की चिंता मत करियो, मैं सब देख लूंगी। माँ, मुझे लगता है ना हमें पिताजी के पास जाना चाहिए, उनको ये खुशखबरी देनी चाहिए। हाँ बेटा चल, हम तेरे पिताजी को खुशखबरी सुनाते हैं। मुझे उम्मीद है आज ये बात सुनकर उनका बना हुआ मुंह सीधा हो जाएगा। सभी लोग हाथों में मिठाई लेकर केशव के पास जाते हैं और गीता के प्रेग्नेंट होने की बात उसे बताते हैं, जिसे सुनकर पहली बार उसके ससुर का मुंह बनने की जगह सुधर जाता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो गीता से बोलता है, बहू, मैं तेरे गर्भवती होने की बात सुनकर बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि तू मुझे इस घर का वारिस जरूर देगी। तुझे बेटा ही होगा, देख लेना, जो आगे चलकर हमारे खानदान का नाम भी रोशन करेगा। लेकिन पिताजी वो तो बेटी भी कर सकती है ना? क्या बोला बहू तूने? जरा जोर से बोल, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है ससुर जी, जैसा आप कहे सब ठीक है। गीता अपने ससुर की डांट नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी लोग मिलकर गीता का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और एक एक दिन गिन के सभी बच्चे का इंतजार करने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने और गुजर जाते हैं और गीता एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उसका पति और सास बहुत खुश थे, लेकिन जैसी ही बात केशव को पता चलती है, केशव का मुंह बन जाता है और वो बच्ची को गोद में लेने से मना कर देता है। तभी पार्वती बोलती है, आप बच्ची को गोद में क्यों नहीं ले रहे हैं? आज इतनी खुशी का दिन है, फिर भी आपका मुंह बना हुआ है। मैं इस बच्ची को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मुझे पोता चाहिए था, ना कि पोती। अब तुम लोग ही लो इसको गोद में। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू को कितना दुख हुआ होगा आपकी बातें सुनकर। मैंने वही बोला जो सच था। अब इसमें उसको बुरा लगा तो मेरी क्या गलती है? किसी काम की नहीं है तुम्हारी ये बहू, एक पोता तक नहीं दे पाई मुझे। ये सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, बल्कि ऊपर वाले के हाथ में है। इसका इल्जाम आप बहू पर क्यों लगा रहे हैं?
तुम मुझे ज्ञान ना ही दो तो ही ठीक होगा। जाओ जाके अपना काम करो। सबके समझाने के बाद भी केशव के दिमाग में वो बात नहीं घुसती। एक दिन बच्ची के बहुत रोने पर वो अपनी बहू के कमरे में जाता है और बोलता है, इसका रोना कोई बंद करवाओ। जब से पैदा हुई है तब से घर में चैन से एक पल नहीं रहने दिया इसने। इसके पैदा होने से पहले मैं कितना आराम से रहता था, जब देखो तब हमेशा रोती ही रहती है। बस ससुर जी बहुत हुआ, हर बात पे आपका मुंह बन जाता है। कभी खाने को लेकर, कभी संस्कारों को लेके, कभी लड़की पैदा होने पे तो कभी उसके रोने पे। आपको तो मुझ में बहुत कमी दिखाई देती है ना। जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को लेके इस घर से। जो आपके पसंद की लड़की हो आप उसके साथ अपने बेटे की शादी करवा दीजिएगा, ताकि आपका मुंह सीधा हो सके। जैसा बताओ आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, वैसा अगर आपकी बेटी के साथ होता ना उसके ससुराल में, जब पता चलता आपको। ये सुनकर केशव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से अपने किए की माफी मांग लेता है और अपनी पोती को प्यार से गोद में खिलाने लगता है। साथ ही धीरे धीरे उसकी मुंह फैलाने की आदत में भी सुधार हो जाता है।